बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ने वाले हैं इशू इन इंडियन कॉमर्स का चैप्टर नंबर 3, दैट इज इंसेंटिव्स फॉर अट्रैक्टिंग फॉरेन कैपिटल। कि हम एफडीआई को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, मतलब जो गवर्नमेंट है वो कौन कौन से इंसेंटिव्स देती है फॉरेन इंडस्ट्रीज़ को, जिससे कि वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करे। लाइक टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल, कि फॉरेन कैपिटल कितनी होती है, हमें क्यों चाहिए होती है, क्या क्या रिसेंट इंसेंटिव्स हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनका एंट्री रूट क्या है एफडीआई के लिए आने का। चलिए शुरू करते हैं। फॉरेन कैपिटल इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि फॉरेन कैपिटल है क्या। Foreign capital plays a constructive role in economic growth and development of a country. Everywhere in the world, including the developed countries, government are made great effort to attract foreign capital in their initial stage of development. कि देखो जो foreign capital क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव मतलब किसी चीज़ को बिल्ड करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बिल्ड करने के लिए बहुत प्यारा रोल प्ले करती है। और किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए आप कहीं भी चले जाओ वर्ल्ड में, इवन जो डेवलप्ड कंट्री होती है शुरू में गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा एफर्ट करती है जिससे कि फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट कर पाए डेवलपमेंट के लिए। इन द ईरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन there is a great belief that foreign capital transform the productive structure of developing economies, leading to high rate of growth. In most developing countries like India, domestic capital is inadequate for the purpose of economic development. Hence, foreign capital is meant for filling the gaps between the domestic available supplies and saving foreign exchange, government revenue and plan the investment essential to attain development targets. कि देखो क्या होता है कि जो जैसे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया, इनको भी डोमेस्टिक जो कैपिटल होती है वो इनएडुकेट रह जाती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो जो फॉरेन कैपिटल है वो गैप्स को फिल करती है बिटवीन द डोमेस्टिक अवेलेबल सप्लाईज, कि आपके पास डोमेस्टिक अवेलेबल सप्लाईज की जैसे कि सेविंग, फॉरेन एक्सचेंज, गवर्नमेंट रेवेन्यू कितना है, और आपका जो प्लान इन्वेस्टमेंट है वो क्या है। क्या होता है इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉरेन कैपिटल, इन सब चीज़ों से मिलके हम एक इकोनॉमी अच्छे से बना सकते हैं। देन उसके बाद फॉरेन कैपिटल मीनिंग, की मीनिंग क्या है। द टर्म फॉरेन कैपिटल इज कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, बहुत बड़ी ही टर्म है, बहुत ज़्यादा डीप टर्म है। इट इंक्लूड्स एनी इनफ्लो ऑफ कैपिटल इन अ कंट्री फ्रॉम अब्रोड, कि कोई भी आपका कैपिटल मतलब कोई भी इनफ्लो आ रहा है अब्रोड से। फॉरेन कैपिटल, कैपिटल क्या है मनी, और फॉरेन क्या है आउट ऑफ द कंट्री। जब भी हमारा कोई अनदर कंट्री से इनफ्लो आता है तो उसको हम बोल देते हैं फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल में बी इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एड एंड लोन्स एंड ग्रांट्स, वो किसी भी रूप में आ सकता है। अगर मान लो किसी लोन लिया है वो भी आ सकता है, इन्वेस्टमेंट के रूप से भी आ सकता है। देन एन इंस्टीट्यूशन टू द गवर्नमेंट लेवल एज वेल एज foreign investment and commercial borrowings at the business enterprises level. Foreign capital may inflow also in another country, technological collaboration या technological collaboration से भी आ सकता है। Hence foreign capital is money entering the country from concessional assistance and non concessional flows, कि हमारा concessional flows से भी आ सकता है, non concessional flows से भी आ सकता है। There are many forms of foreign capital flowing into Indian such as banking and NRI deposit, और भी काफ़ी ज़्यादा फ्लोइंग हो सकता है जैसे कि बैंकिंग से आ रहा है और NRI डिपॉजिट से आ रहा है। देन टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल, की जो फॉरेन कैपिटल है वो कितने टाइप्स की है। 3 तरह की है, फॉरेन एड, कमर्शियल बोरिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, की मतलब फॉरेन एड आ रहा है। सेकंड कमर्शियल बोरविंग्स आ रहे हैं, मतलब हमने उधार लिया है पर कमर्शियल मतलब किसी पर्पस से लिया है, ठीक है। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट, की मतलब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है। जो फॉरेन एड है जैसे कि ग्रांट्स एंड कंसेशनल लोन्स, कि मतलब देखो हमारा ना ये चलो ये मैं आगे बताऊंगी आपको कि फॉरेन एड में हमारा ग्रांट्स आ जाता है, कंसेशनल लोन्स आ जाते हैं, कमर्शियल बोरिंग्स में आ जाती है एडवांसेस फ्रॉम फॉरेन बैंक्स एंड नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स में से, एंड ये दोनों एक ही चीज़ का पार्ट है। फिर उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब वही एफडीआई एंड एफपीआई, ये सब चीज़ें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी हैं, तो भी फर्दर भी डिवाइड है। फर्स्ट इज फॉरेन एड, फॉरेन कैपिटल में फ्लो द कंट्री फ्रॉम द फॉरेन एड, इट कंसिस्ट ऑफ लोन्स एंड ग्रांट्स। जब भी वो हेल्प करते हैं, अगर वो किसी की, हाँ मैं ये बोलने वाली थी कि अगर वो किसी की हेल्प करता है वो फॉरेन एड में आएगा, बट आपने उनको रिटर्न भी करना है तो वहाँ पे हमारा कमर्शियल बोरविंग्स आ जाएगा। मतलब हमने उनको मतलब बोरविंग ऐसे लिए, ये हमने 12th में पढ़ा था बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स में। देन फॉरेन कैपिटल में इन्फ्लू कंट्री इन द फॉरेन एड की कंट्रीज, यहाँ पे लोन्स और ग्रांट्स के रूप में आएगा। लोन्स एंड ग्रांट्स क्या होती हैं। फॉरेन एड इन्वेस्ट कंसेशनल लोन्स, एक कंसेशनल लोन्स होते हैं
and grants received by foreign countries. फॉरेन प्रोवाइडिंग फॉरेन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दे रहा है या वर्ल्ड बैंक दे रहा है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन दे रहा है, कोई भी फॉरेन कैपिटल आ रही है जो कि प्लेज की गई है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पर्पस, मोड ऑफ रिपेमेंट क्या है, देन बोरवेन पॉलिटिकल कंसिडरेशन क्या है. सो ग्रांट्स क्या है? सेगमेंट ऑफ फॉरेन एड रिसीव बाय द कंट्री इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स. ग्रांट्स आर द प्रोवाइडेड बाय पब्लिक और प्राइवेट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. जो ग्रांट्स क्या है, ये हमें चैरिटेबल पर्पस के लिए दिया जाता है. दे आर गिवन फॉर रिलीफ पर्पस एंड इमीडिएट यूज. जैसे कि मान लो कहीं पे फ्लड आ गया तो हमें ग्रांट मिला है सामने वाली कंट्री से, तो वो हमारा ऐसा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा और वो इमीडिएट यूज़ के लिए होगा. सो ग्रांट में भी टाइम बाउंड एंड कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर पर्टिकुलर पर्पस, और किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. No repayment of principal amount is needed on the part of recipient country. Grants are non-refunded. मैंने क्या बोला था, वो सिर्फ हेल्प के लिए मिलता है, तो इसे रिफंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. देन सेकेंड वन दैट इज़ लोन. लोन में भी टेकन फ्रॉम द इंडिविजुअल कंट्रीज. ये हम इंडिविजुअल कंट्रीज से ले सकते हैं और इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से ले सकते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट. जब हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेजर करना पड़ता है तब हम ये चीज़ करते हैं. देन लोन्स आर जनरली अवेलेबल टू मीट द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्री. कितनी मतलब लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, आपकी जैसी भी सुविधा है, मतलब जैसी कंडीशन है आपकी, आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको लोन मिल जाता है. देन लोन impose a heavy burden on a borrower country because they are repaid along with interest. की बार जो हम लोन्स लेते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन दे देता है, क्योंकि हमें रीपे करना होता है, रीपे करने के लिए हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. देन उसके बाद बिकॉज दे आर रिपेड, उन इंटरेस्ट जाता है. लोन्स इन्वॉल्व द रिपेमेंट. यहाँ पे रिपेमेंट में आपको करनी पड़ती है, एंड जो द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सॉफ्ट लोन्स, कंसेशन लोन्स इज लोअर देन द मार्केट रेट. और जो हमारा लोन होता है थोड़ा सा कम होता है, मतलब हमारा जो रेट होता है इंटरेस्ट का वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और जो रिपेमेंट पीरियड होता है वो भी थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है. तो उसके बाद लोन्स कहाँ से ले सकते हैं? लोन्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट या फिर लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन. सो अगर आप फॉरेन गवर्नमेंट से ले रहे हो, सो अंडर दिस कैटेगरी द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री एडवांसेस लोन, कि वो एक कंट्री दूसरी कंट्री को लोन दे रही है, यहाँ पे प्रोजेक्ट लोन जा रहे हैं. फिर उसके बाद कुछ स्पेसिफिक भी होते हैं. देन लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन. अंडर दिस टाइप ऑफ लोन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स आर गिवन बाय वेरियस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन. कि वेरियस टाइप्स ऑफ लोन मिल सकते हैं हमें. वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक कौन से हैं. देन उसके बाद कमर्शियल बोरिंग. कमर्शियल बोरिंग क्या होती है? कमर्शियल बोरिंग आर रेज एट अ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम इंटरनेशनल बैंक. यहाँ पे आपको मार्केट रेट मिल रहा है और यहाँ पे कोई कंसेशन नहीं मिल रहा है आपको. These are the short term loans. Foreign bank charges higher rate of interest on commercial borrowings. कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है और यहाँ पे थोड़ा रेट जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है. ठीक है. उसके बाद कमर्शियल बोरिंग्स में क्या क्या चीज़ें आती है? लोन फ्रॉम एजेंसीज एंड NRI डिपॉजिट. सो लोन फ्रॉम एजेंसीज क्या है? So government has been getting foreign capital in the form of external commercial borrowings. Various agencies like US Exim Banks, ECGC of UK, Japanese EXIM banks, etc. So NRI deposit क्या होती है? NRI have always been making a significant contribution in Indian economy. Government has been making effort to encourage their deposit. उनकी डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करता है. डिफरेंट स्कीम बनाई जा सकती है जिनसे कि वो NRI डिपॉजिट कर सके. देन उसके बाद थर्ड वन दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट. देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेफर्स द फ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. इट ग्रांट्स एग्जिस्टिंग ऑनरशिप. यहाँ पे आपको ऑनरशिप मिल जाती है डोमेस्टिक कंपनी की उनके एसेट्स पे. देन फॉरेन FDI, फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट देयर मनी इनटू शेयर. वो शेयर डिबेंचर में, बॉन्ड्स में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. और यहाँ पे बता दें कि रोल कितना है फॉरेन का. देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है? शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स वाले में. देन उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इंडिविजुअली भी हो सकती है या फिर कंपनीज भी आके कर सकती हैं. मोर देन वन कंपनीज ब्रांचेस भी कर सकती हैं. ओपनिंग ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग एंड प्लांट्स भी बना सकते हो आप. तो थोड़ा चीपर भी होता है. देन उसके बाद इसके दो पार्ट है. FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? कि इन इन्वेस्टर स्टेब्लिश फॉर इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन एक्वायर फॉरेन बिजनेस एसेट्स, उनके एसेट्स लेने के लिए. देन एस्टेब्लिश ऑनरशिप, उनकी ऑनरशिप लेने के लिए. एंड अंडर द FDI इन्वेस्टमेंट इज प्रोडक्शन बिजनेस इन कंट्री अनदर कंपनी बाय द मीन्स ऑफ परचेजिंग. कंपनी परचेज कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. तो उसके बाद FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज वन ऑफ द कॉमन वे टू इन्वेस्ट इन ओवरसीज इकॉनमी. इट कंसिस्ट सिक्योरिटीज एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स. यहाँ पे अदर फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं उन सब पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. इट डज नॉट प्रोवाइड इन्वेस्टर द डायरेक्ट ऑनरशिप. में आपको डायरेक्ट ऑनरशिप नहीं देते हैं, बट यहाँ पे आपको स्टॉक,
ADRS, GDR, ये सब यूरो इशूज एंड बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, आप इन सब पे कब्जा कर सकते हो। तो उसके बाद FPI इन्वॉल्व्स होल्डिंग फाइनेंशियल एसेट्स, यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स को होल्ड कर सकते हो। फिर उसके बाद FPI होल्डिंग इंक्लूड स्टॉक, ADRS, ये सब चीज़ें। देन FPI इज़ वन ऑफ द कॉमन वे ऑफ इन्वेस्टर पार्टिसिपेट ओवरसीज इकोनॉमी में रिटेल। अगर आप किसी और मेडिटर के थ्रू कर रहे हो तो तब ये वहाँ पे काम आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन दैट इज़ नीड और रोल ऑब्जेक्टिव फॉरेन कैपिटल। हमें क्यों चाहिए फॉरेन कैपिटल? क्योंकि इससे हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, रिस्क टेकिंग होगा, टेक्निक्स आएंगी, हाई स्टैंडर्ड्स होंगे, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी, ट्रेड डिफिसिट कम होंगे, कंपटीशन लेवल बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा बेसिक इंडस्ट्रीज़ का, गैप फिल हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, हमें सप्लीमेंट्स मिलेंगे डोमेस्टिक रिसोर्सेज को, हमारा BOP अच्छा होगा, सोशल कंडीशंस अच्छी होंगी, फाइनेंशियल सिस्टम अच्छे होंगे। सो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। सो जो फॉरेन कैपिटल होती है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा देती है हमारे, मतलब हमारी इनकम ही तो आ रही है और कुछ तो नहीं हो रहा ना, जन से एसेट्स बढ़ रहे हैं। तो इसमें रिस्क टेकिंग जो फॉरेन कैपिटल हो गया अंडर इनिशियल रिस्क, वो न्यू हम वो रिस्क ले रहे हैं न्यू डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो हमें एक्सपीरियंस मिलेगा। देन टेक्निकल नो हाउ, जो फॉरेन कैपिटल होगी वो टेक्नोलॉजिकल लाएगी और मैनेजरियल लाएगी कि कैसे मैनेज करना है, हम फैसिलिटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। देन हाई स्टैंडर्ड, जो हाई स्टैंडर्ड्स आएंगे इन द रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, हायर वेजेस आएंगी, सैलरीज देंगे वर्कर्स को, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टर्स को बेटर वे मिलता है। देन मार्केटिंग फैसिलिटीज़, जो मार्केट है वो फैसिलिटीज़ अच्छे से होगी, आउटलेट्स बढ़ेंगे गुड्स के, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगेंगे। देन रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट, हमारे ट्रेड डेफिसिट कम होने लगेंगे, जैसे कि इट रिड्यूस ट्रेड बाय हेल्पिंग द होस्ट कंट्री, जैसे वो होस्ट कंट्री को हेल्प करेगी कि आप अपना एक्सपोर्ट बढ़ाओ, मतलब हमारी सेल, मतलब एक्सपोर्ट मतलब हमारी सेल्स बढ़ेंगी, तो हम ज़्यादा अच्छे से एंटर कर पाएंगे ग्लोबल मार्केट में। देन उसके बाद क्वालिटी क्वांटिटी बढ़ेगी। देन इंक्रीज कंपटीशन लेवल, हमारा कंपटीशन लेवल इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि हम डोमेस्टिक मोनोपोली से खेलेंगे और उसके बाद हम ग्लोबली भी जाएंगे। देन डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज, फॉरेन कैपिटल इंकर्स डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंडस्ट्री विद ग्रोथ, डेवलप टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, मैनेजर एक्सपर्टीज, एक्सपोर्ट ऑफ इम्पोर्ट्स गुड्स आएगा। देन गैप फिलिंग फंक्शन, फॉरेन कैपिटल परफॉर्म 3 गैप फिलिंग फंक्शन, जिसमें सेविंग गैप, ट्रेड गैप, टेक्नोलॉजिकल गैप, ये सब चीज़ें गैप फिल हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें अच्छे से बढ़ जाएंगी। देन सप्लीमेंट टू डोमेस्टिक रिसोर्सेज, देन फॉरेन कैपिटल इम्प्रूव्स द रिसिप्ट country and to the domestic purpose, it helps raise sufficient investable funds, हमारे funds आएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, देन फॉरेन कैपिटल इज इम्प्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट, हम ये एज अ इंजेक्शंस काम करेंगी हमारे BOP में। इट इज द कैपेसिटी ऑफ रिसेप्ट कंट्रीज टू इम्पोर्ट गुड्स, हमारी एंड टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। देन उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन सोशल कंडीशंस, हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, पॉवर्टी कम होगी, वर्किंग कंडीशंस अच्छी होगी, बेटर सोशल कंडीशंस होंगी। देन इम्प्रूवमेंट इन फाइनेंशियल सिस्टम, फॉरेन कैपिटल improves the financial system of the country through the greater liquidity, हमारी लिक्विडिटी अच्छे से होगी, हम कैपिटल अच्छे से रेस कर पाएंगे। द नेक्स्ट वन, रिसेंट इंसेंटिव्स एक्सटेंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अट्रैक्टिंग फॉरेन कैपिटल, कि हमने कौन कौन से इंसेंटिव्स देने शुरू कर रहे हैं हम बाहर की कंपनीज को। So first is transformative reform across sector, regulatory relaxation, sale of products, single brand retail trading, duty free shops, wholesale cash carry and activities, limited liability partnership, regional aid transport services, satellites establish and operations, credit information companies, infusion of foreign investment, establish and ownership of Indian companies, production in linked incentive schemes, FDA policy changes, investment in plantation activities, investment in banking private sector, investment in defense sector, construction development sector, while label ATM, one composition gap, insurance sector, medical devices, special dispenses of NRIS, investment under FEMA, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। सो इन सब तरीके से जो रिसेंट इंसेंटिव्स हैं ये सब हैं जिससे कि हम फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट कर पाएँ। सो फर्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म अक्रॉस सेक्टर, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट सेवरल ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स, काफ़ी सारे रिफॉर्म्स आए हैं जैसे कि इंश्योरेंस, डिफेंस, टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स, रिटेल ट्रेडिंग, इन सब में उन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स बनाए जिससे कि वो
अट्रैक्ट हो, मतलब इंड्यूस हो, एक दूसरे को इंड्यूस करें हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देन सेकंड इज रेगुलेटरी रिलैक्सेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट लिबरलाइज इन्वेस्टमेंट, उन्होंने लिबरलाइज इन्वेस्टमेंट शुरू करा है, जिसमें उनको बैरियर्स को हटा दिया गया है, नेचुरल रिलेशंस बनाए गए हैं जिससे कि बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छे से मेंटेन हो जाए। देन एफडीआई पॉलिसीज चेंजेस आई हैं एफडीआई पॉलिसीज में, स्टेक होल्डर्स, कैपेक्स इंडस्ट्री, चैम्बर्स एसोसिएशन, इन सब चीज़ों के लिए लेकर। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव्स, मतलब पीएलआई स्कीम जो गवर्नमेंट है उन्होंने पीएलआई स्कीम करी है वेरियस सेक्टर्स के लिए, जैसे कि एफडीआई इन्फ्लो अच्छा हो। रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट है उन्होंने 100% एफडीआई को कर दिया है ऑटोमेटिक रूट के अंदर। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट अंडर फीमा, इन्वेस्टमेंट मेड बाय नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, परफॉर्म पर्सन ऑफ इंडिया, ओरिजिन सिटीजन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द सेक्शन शेड्यूल 4 फीमा, ट्रांसफर ऑफ इश्यूज सिक्योरिटीज, ये सब चीज़ों को उन्होंने ईज कर दिया है। देन स्पेशल डिस्पेंशन ऑफ एनआरआईज, स्पेशल डिस्पेंशन ऑफ एनआरआईज हैज़ बीन एक्सटेंडेड कंपनीज ट्रस्ट पार्टनरशिप फर्म्स, हमने इनको पार्टनरशिप फर्म इन सब में कर दिया कि आप पार्टनरशिप फर्म में भी अब के इनकॉर्पोरेट कर सकते हो इंडिया में। देन उसके बाद मेडिकल डिवाइसेस 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अंडर ऑटोमेटिक रूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की उनको भी मेडिकल सर्विस में ऑटोमेटिक रूट का 100% ऑफ एक्सेस दे दिया है। देन उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर्स, एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर में भी रेज हो गया है 26% से लेकर 49% तक का आ गया है, अप टू 26% हो गया है ऑटोमेटिक रूट के अंदर। तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक रूट क्या है हमें आगे जाके पढ़ेंगे। देन उसके बाद वन कंपोजिट कैप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैव बीन मेड, डिफरेंट तरह तरह की आने लगी है। तो उसके बाद वाइट लेबल एटीएम, देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप टू 100% थ्रू ऑटोमेटिक रूट 100% कर दिया है इसको भी यहाँ पे परमिटेड, वाइट लेबल ऑपरेशंस हैज़ बीन परमिटेड, पर थोड़ा सा परमिट करा भी गया है। देन उसके बाद कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट सेक्टर, द फॉलोइंग आर द मेन रिफॉर्म्स, कौन कौन से मेन रिफॉर्म्स है, जैसे कि हमने कुछ ज़्यादा फ्लोरल एरिया में हमने कुछ चीज़ें हटा दी हैं। एग्जिट एंड रिपैट्रिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एज नाउ अलाउड आफ्टर लॉक इन पीरियड ऑफ 3 ईयर, कि आप लॉक इन 3 पीरियड के बाद आप कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ स्टेक भी कर सकते हैं, एग्जिट भी अलाउ कर सकते हैं एनी टाइम। फिर उसके बाद 100% ऑफ ऑटोमेटिक रूट भी अलाउ कर दिया है प्रोजेक्ट्स के लिए। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेक्टर, एफडीआई up to 49% डिफेंस सेक्टर अलाउड अंडर ऑटोमेटिक रूट विद स्पेसिफाइड कंडीशन, 49% से ज़्यादा हमने कर दिया है। फिर उसके बाद एफडीआई सक्सेस 49% परमिट कर दिया है हमने, अगर कोई गवर्नमेंट अप्रूवल चाह रहा है तो। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है, फुल रिप्लेसमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग प्राइवेट में भी। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन प्लांटेशन एक्टिविटीज़, गवर्नमेंट हैज़ ओपन सर्टेन प्लांटेशन एक्टिविटीज़ नेमली कॉफ़ी, रबर, cardamom, palm ऑयल, ट्री ऑलिव ऑयल प्लांटेशन फॉर 100% फॉर इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट के अंदर कर दिया। देन सेल ऑफ प्रोडक्ट, देन उसके बाद सेल ऑफ प्रोडक्ट क्या है, गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू अलाउ मैन्युफैक्चर टू सेल देयर प्रोडक्ट थ्रू होलसेल रिटेलर, इन सब के थ्रू आप सेल कर सकते हैं ऑटोमेटिक रूल के अंदर। देन सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग, गवर्नमेंट रिव्यू सिंगल ब्रांड ट्रेड रिटेलिंग, एफडीआई पॉलिसी फंडिंग, हम यहाँ पे भी फंड कर सकते हैं अगर आपको सिंगल कुछ चीज़ें लॉन्च करनी है और बेचनी है तो। देन ड्यूटी फ्री शॉप्स, गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट के अंदर कुछ ड्यूटी फ्री शॉप्स भी लोकेट कर दी हैं। देन उसके बाद होलसेल कैश एंड कैरीज एक्टिविटीज, सो एफडीआई ने भी कुछ एक्टिविटीज़ फ्री कर दी हैं। देन लिमिटेड लाइबिलिटी पर पार्टनरशिप यहाँ पे ऑटोमेटिक रूट के अंदर आ गया है एलएलपी। देन उसके बाद रीजनल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, रीजनल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस हैज़ बीन ओपन फॉर एफडीआई अप टू 49% जो ऑटोमेटिक रूट आ गया है। तो यहाँ पे नॉन स्केड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज, ये भी 74% से लेकर 100% हो गया ऑटोमेटिक रूट के अंदर। तो सुबह सैटेलाइट स्टेब्लिश एंड ऑपरेशन, हमारे सैटेलाइट ऑपरेशन भी हो गए हैं 74 से लेके 100% तक। देन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, कंपनी से हमें क्रेडिट भी मिल सकता है जो कि 74% से 100% हो गया है। देन इन्फ्यूजन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट उन्होंने इन्फ्यूजन स्टार्ट करा है। फिर उसके बाद which does not stand in position does not have on not investment, government approval would not be needed, गवर्नमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं है। 25th is establish and ownership of ownership companies. So FDI policies on establish and ownership of control of Indian company sector activities with caps requiring government approval. उनको government approval चाहिए किसी भी चीज़ में जाने के लिए। Then further no approval of government, और कुछ के लिए में नहीं लगती है। So entry route for inward flow of FDI, कि उनका entry route क्या है। So investment can be made by non-resident in the equity share, fully compulsory, mandatory, debenture और preference share, कि मतलब वो किसी भी चीज़ों में आके
इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज ऑटोमेटिक रूट। So first is automatic route. So under the automatic route, the non-resident investment of the Indian company does not require any approval from government of India for investment, कि उन्होंने गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। देन ऑटोमेटिक रूट क्या होता है, जब भी कोई नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर इन इंडिया का डज नॉट रिक्वायर एनी अप्रूवल, उसको किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है इंडियन इन्वेस्टमेंट में। सो अंडर ऑटोमेटिक रूट क्या होता है, कंपनीज होती है एफडीआई के लिए प्रपोज करती है, गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आर फिल्ड विद रिजर्वेंट, और जो आरबीआई होता है उसके पास डॉक्यूमेंट्स फिल होते हैं विद 30 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ फंड। ऑटोमेटिक रूट एक्सपोजेस ऑल प्रपोजल आइटम्स मैनुफैक्चर एक्टिविटी डज नॉट रिक्वायर इंडस्ट्रियल लाइसेंस, जहाँ पे हमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। एंड इट्स नॉट रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर, जो इनके लिए रिजर्व नहीं होते। देन ऑटोमेटिक रूट ऑफ आरबीआई वाज इंट्रोड्यूस टू फैसिलिटेट एफडीआई इनफ्लोज, और ये एफडीआई इनफ्लोज के लिए ही इनिशिएट करा गया था। हाउएवर during the post policy period, the actual investment flow through the automatic route RBI against the total FDI remained rather significant, बट पहले ऐसा नहीं था। तो उसके बाद इट वॉज पार्टली ड्यू टू द फैक्ट दैट क्रूशियल एरियाज लाइक डॉक्टरिंग सर्विस मिनरल्स वर लेफ्ट आउट द ऑटोमेटिक रूट, कि इन सब चीज़ों को हटा दिया हमने ऑटोमेटिक रूट से। देन सेकंड वन दैट इज गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। द फॉरेन इन्वेस्टमेंट द सेक्टर्स और एक्टिविटीज अंडर गवर्नमेंट अप्रूवल रूट विल बी सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल, वेयर जहाँ पे in an Indian company is being established with foreign investment and is not owned by resident entity, then an Indian company is being established with foreign investment and not controlled by resident entity, then the control ownership of existing Indian company currently owned and controlled by resident Indian citizen, Indian companies were owned controlled by resident। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें गवर्नमेंट अप्रूवल लगता है। देन ये सब चीज़ें हैं जिनके लिए हमें गवर्नमेंट, और मुझे लगता है शादी आना जाए। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट शेड इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होती है उसमें सात तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रिगार्डलेस होती है, एफएससीबी, डीआरएस। देन इन्वेस्टमेंट बाय एनआरआई अंडर शेड्यूल फोर्थ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन बैंड इंस्ट्रूमेंट, ये अभी आप छोड़ दो, ये हम ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाले में कर लेंगे। बल्कि आप बस अभी तक के लिए दो ही रूट समझ लो कि एक इम्पॉर्टेंट है कि आप एक ऑटोमेटिक रूट से आ रहे हो, एक दूसरा है आप गवर्नमेंट अप्रूवल जिन जिन रूट पे लगती है, और ये बहुत ज़्यादा लेंथी है। फिर बस यही है कि अगर कोई इंडियन कंपनी स्टेब्लिश हो रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ, तो वो रेजिडेंट उसको नहीं हमारा कोई रेजिडेंट नहीं चला रहा है तो तब अप्रूवल लगेगी। या फिर कोई इंडियन कंपनी इस्टेब्लिश हो रही है फॉरेन के साथ बट कंट्रोल नहीं हो रही है, तब भी हमें ज़रूरत लगेगी उनकी। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट बाय एनआरआईज अंडर शेड्यूल 4 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में, इन यहाँ पे भी हमारी लगेगी, अप्रूवल लगेगी। फिर उसके बाद सेक्टोरल स्पेसिफिक लिमिट्स ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इंडिया की सेक्टोरल इफेक्ट क्या है। अगर हमारे एग्रीकल्चर की बात करें तो इन सब में एफडीआई 100% हो सकता है, एंड रूट हमारा ऑटोमेटिक हो जाए, किसमें, हॉर्टिकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स, एनिमल इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों में। देन उसके बाद टी सेक्टर इंक्लूडिंग में हमारा यहाँ पे भी हो सकता है। देन इंडस्ट्री में माइनिंग, कवरिंग, ये भी ऑटोमेटिक है हमारी। एफआईपीबी किस में है, माइनिंग एंड मिनरल सेपरेशन ऑफ टाइटेनियम में, और कॉल लेजिमेट माइनिंग और माइनिंग कॉपरेशन एक्सप्लोरेशन में हमारी 100% ऑटोमेटिक है। देन अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अल्कोहल डिस्टिलेशन एंड ब्रूइंग, इसमें हमारा ऑटोमेटिक है। कॉफ़ी एंड रबर प्रोसेसिंग में भी हमारा ऑटोमेटिक है। डिफेंस में हमारा एफआईपी लग रहा है क्योंकि डिफेंस है। जब तक हजार्डस केमिकल हमारा ऑटोमेटिक है, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चर भी ऑटोमेटिक है, ड्रग्स भी हमारा ऑटोमेटिक है। देन सर्विसेज की बात करें तो सिविलाइजेशन है, ऑटोमेटिक है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है तो एफआईपी भी है। देन बैंकिंग में भी हमारा ऑटोमेटिव है। एनबीएफसी अंडरराइटिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, हमारा फाइनेंस की बात है तो यहाँ भी हमारा ऑटोमेटिक ही है। तो उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग, ये भी हमारा एफआईपीबी है। एफडीएन एफआईएफआई लगता है हमारा। फिर कमोडिटी एक्सचेंज में कितना परसेंट क्या लग रहा है। इंश्योरेंस हमारा ऑटोमेटिव है। पेट्रोलियम नेचुरल गैस हमारे इस तरह से है। देन टेलीकॉम, देन सेक्टर्स और एरियाज वेयर एफटीआई इज प्रोहिबिटेड, कौन कौन से हमारे सेक्टर्स है जहाँ पे जो एफटीआई है वो प्रोहिबिटेड है, जैसे कि रिटेल ट्रेडिंग, ऑटोमेटिक एनर्जी, लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग, बिजनेस ऑफ चिट फंड, निधि कंपनी, इन सब चीज़ों में हमारा प्रोहिबिटेड है, देन बिल्कुल ही मना है। ऑन ट्रेडिंग एंड ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स एक्टिविटी सेक्टर, देन रियल एस्टेट बिजनेस, कंस्ट्रक्टिव फार्म हाउस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार्स, चेरोट्स,
सिगरेट्स, टोबैको, इन सब में नहीं कर सकते हैं वो. सो या दैट्स फॉर चैप्टर नंबर थर्ड, दैट इज incentives for attracting foreign capital. So I hope you like this video and subscribe my channel. इसकी PDF के लिए आपको WhatsApp चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा. So yeah, thank you for watching this video. See you next video. Until the next video, take care.